पहले ही प्रेडिक्ट कर देता हूं, ये वीडियो मेरा, इसके व्यूज मिलियंस में जाएंगे। हाँ, ऐसा मैंने कभी पहले प्रेडिक्शन दिया नहीं दिया ना, इसमें दे रहा हूं मैं, मुझे मालूम है मिलियंस में जाएंगे। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान लीजिए। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, आप भी कमाना चाहते हैं। लोग समझते हैं शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, नहीं, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। उसके अंदर कुछ फिल्टर्स अगर आप सीख गए ना, तो शेयर मार्केट में 22, 25, 24, 28, 32, 35% रिटर्न लेना असंभव नहीं है। आप ले सकते हैं। पहले ये याद करा देता हूं आपको कि मैंने पीछे 5 वीडियो एक के बाद एक लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज पे दिए थे। जो मिस हो जाए वो जरूर देख लीजिए। पब्लिक स्पीकिंग पे मेरा एक बड़ा प्यारा वीडियो था, और बिजनेस योगा विद भगवत गीता। ये अगर मिस हो, अब बाई चांस में मिस हुए तो चेक कर लीजिएगा। आने वाले समय में एक यूट्यूबर बन के करोड़ों रुपए कैसे कमाया जा सकता है, इस पे वीडियो दूंगा। सिख कम्युनिटी पे दूंगा। अभी गुरु नानक देव जी की जयंती आने वाली है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सोच रहा हूं दूंगा। वापस आते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके व्यूज पहले बता रहा हूं मिलियंस में जाएंगे। ये है ऐसा वीडियो, इसमें वो सारे राज खोलने वाला हूं मैं शेयर मार्केट के। एक तो समझना आसान हो जाएगा। स्कैम 92 हर्षद मेहता का पूरा वेब सीरीज आपने देखा होगा। वेब सीरीज में डायलॉग तो सुना है ना आपने, क्या कहते हैं? शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। यानी कि शेयर मार्केट से पूरा देश भी पैसा कमा सकता है, और तो भी सबकी प्यास बुझेगी और पानी और भी रहेगा। पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट से पहले एफडी होता है, उसमें 5% का रिटर्न मिलता है, और पैसा अगर डबल करना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट में तो 14 साल लगते हैं। डेट फंड, उसमें भी 5% का रिटर्न मिलता है, 14 साल में पैसा डबल होता है। रियल एस्टेट, उसका रिटर्न नेगेटिव है उसमें रिटर्न मिलता नहीं है, कम हो जाता है आजकल। गोल्ड, उसमें 9-10% तक रिटर्न मिल रहा है। पैसा डबल करना हो तो आपको 8 साल में गोल्ड में भी डबल हो जाता है पैसा। सेविंग्स अकाउंट, इसमें 2 से 3% का रिटर्न मिल रहा है, और आज का रिटर्न अगर कंटिन्यू हुआ तो 24 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। करंट अकाउंट में कुछ मिलता ही नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां 18 से 20% का रिटर्न मिल जाता है। आसानी से लोग 4 साल में पैसा डबल कर सकते हैं, अगर वहां पे टिप और सट्टे की तरह, सट्टा बाजार की तरह काम ना करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट 2 तरह से होते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड हो गया, आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो, कोई और आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, वो करता रहेगा। और दूसरा, आप सीधा कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हो, दूसरा तरीका है। तो किस कंपनी के में पैसा लगाना है, कहां पे खरीदना है, शेयर मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, क्यों लोग फेल होते हैं? भारत में केवल 3.25-3.5% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। यूएस में 55% लोग लगाते हैं। तो हेडरूम ऑफ ग्रोथ अभी इंडिया में बहुत है शेयर मार्केट में एंट्री करने का। इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना या लॉस होने के बेसिकली कारण क्या है? एक तो रिस्क एपेटाइट नहीं है लोगों का, नॉलेज नहीं होती लोगों को, डेडिकेटेड कोर्सेज नहीं है इसके ऊपर, और बहुत सारे स्कैंडल और फ्रॉड हो चुके हैं, जैसे हर्षद मेहता और केतन पारेख, बहुत कुछ। लेकिन इसके अलावा भारत में कुछ लोग हैं जो बहुत पैसा कमाए। राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधाकृष्ण दमानी, इन सब लोगों ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपया कमाया शेयर मार्केट से। आप समझिए कि इनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। शेयर मार्केट में अगर चाहिए इन्वेस्टमेंट की किक, इन्वेस्टमेंट की किक, तो तुरंत मांगना छोड़ दीजिए इधर उधर से फालतू की टिप। पहले एक वीडियो बना था, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, टिप मत मांगो, पहले तो समझो, आप सीखो, नॉलेज ले लो। आज मैं 10 पॉइंट पे दूंगा, 10 पॉइंट समझ लो, शेयर मार्केट को समझना आसान कर देंगे, समस्याओं का सारा समाधान कर देंगे। ये 10 पॉइंट समझ लीजिए, गेम चेंजर है। शुरू करते हैं, चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका बिजनेस साइकिल एटलीस्ट 11 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक साइकिल से गुजर जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ? कि बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, यानी कि 11 साल कम से कम पुरानी कंपनी हो, जिसमें कई बार अपटर्न डाउनटर्न सब आते हैं, और वो उसको देख सका है, वो पूरा उसको महसूस कर सके कि डाउनटर्न में सस्टेन कर जाए, चलती रहे मंदी में भी, और अपटर्न को राइड कर जाए, ऊपर बढ़ जाए। तो यानी कि कंपनी 11 साल पुरानी हो भैया, साधारण बात है। ऐसा नहीं कि अभी किसी आई गई कंपनी में अभी आई उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने मंदी के दौर को कैसे झेला है, ये महत्वपूर्ण है। जितनी पुरानी कंपनी होगी उतना ट्रैक आपके सामने होगा विजिबल कि कैसे आगे बढ़ी है। 11 साल की अगर ऑपरेटिंग हिस्ट्री देख ली, या 11 साल से ज्यादा की ऑपरेटिंग हिस्ट्री को एनालाइज कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। जैसे आइशर मोटर है, 73 साल पुरानी कंपनी है, सिद्धार्थ लाल उसके सीईओ हैं। अप्रैल 2011 में 135 रुपए का स्टॉक प्राइस था उसका, जो शेयर का प्राइस था 135। 2014 में 600 का था, 2017 में 2600 का था। ये कंटिन्यूसली बढ़ा है। 6 साल में 50% का इसने एवरेज रिटर्न दिया, यानी कि 1.5 साल में ये पैसा डबल करके दिया। आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड था इसका। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड है, 129 साल पुरानी कंपनी है ब्रिटानिया, और वरुण बेरी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2011 में 200 का प्राइस था, 14 में 450 था, 2017 में 1800 था, 2021 में 3400 रुपए हो गया। शेयर प्राइस लगातार बढ़ा है। उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास 10 साल का, 28% का एवरेज रिटर्न। अगर 10 साल देखूंगा, 28% का एवरेज रिटर्न दिया इसने।
अगर 28% का एवरेज रिटर्न है तो इसका मतलब पैसा आपका 2.5 साल में डबल करके दिया ब्रिटानिया ने। तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना आना चाहिए पहले। एचडीएफसी बैंक है, अभी अतानु चक्रवर्ती है, इससे पहले आदित्य पुरी थे, 1994 से चल रही 27 साल पुरानी कंपनी है और 250 से 2021 तक, 2011 से 2021 तक 1500 का शेयर इसका प्राइस हो गया है। आज भाव 1500 का, इसका 250 का ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहा है कि 250 से 375 गया, फिर 780 गया, फिर 1500 गया। इसका जो कैगर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, आप अगर 10 साल का चेक करोगे तो एवरेज 18% का रिटर्न दिया है। 18% का रिटर्न, स्टेबल कंपनी है, अच्छी चल रही है, पुरानी है, ये पहला पैरामीटर मैंने आपको दिया है। एचडीएफसी ने हर 4 साल में पैसा डबल करके वापस दिया है। अगर चाहते हो एक पॉजिटिव आस, शेयर मार्केट से चाहते हो एक पॉजिटिव आस, याद रखिए कंपनी का इतिहास, उसका 11 साल का कम से कम इतिहास चेक करिए। दूसरा, उसकी ग्रोथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो जीडीपी, पूरे देश की जीडीपी है, वो जिस रेट पे ग्रो कर रही है उसका डबल ये कंपनी ग्रो करनी चाहिए। जीडीपी का मतलब क्या हुआ, पहले जीडीपी को समझते। जीडीपी का मतलब जो भी पूरे देश में प्रोडक्ट है और सर्विस है, पूरे देश में जो भी मिला के बिका, जो भी कुछ बेचा गया है, उस सबका सम टोटल हो जाता है हमारी जीडीपी, ऐसे समझ लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, पूरा देश समझो कि एक साल में कितनी सेल कर रहा है। अब समझो पूरा देश एक साल में जो सेल कर रहा है वो 5% बढ़ रही है, तो इस कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो 10% बढ़नी चाहिए। सिंपल हो गया जी। क्योंकि ऐसा नहीं मैं चाहता कि जो पूरा देश जिस मात्रा में ग्रो कर रहा है उसी मात्रा में कंपनी भी ग्रो कर रही है, तो कंपनी ने कुछ खास नहीं किया। देश जितना ग्रो कर रहा है कंपनी उससे डबल ग्रो करनी चाहिए। तो ये हो गया रूल नंबर 2 मेरा। हाँ? यानी कि देश 5% ग्रो कर रहा है तो कंपनी 10% ग्रो करनी चाहिए। देश 7.5% ग्रो कर रहा है तो कंपनी 15% ग्रो करनी चाहिए। कम से कम 20 कर रही है, 30 कर रही है, और अच्छी बात है। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करो, एनुअल एवरेज रिटर्न कितना दिया, उससे प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे रैडिको खैतान है, रैडिको खैतान ललित खैतान की कंपनी है और ये जीडीपी 7% ग्रो करता रहा, इनकी कंपनी 18% ग्रो करती रही है। हाँ, इनका 2017 में 130 का भाव था, आज 600 का भाव है। 4 साल में लगभग 40% का रिटर्न उन्होंने एवरेज रिटर्न दिया है। पैसे को 2 साल में डबल कर पा रहे हैं ये। अगर पैसे को 2 साल में डबल कर पा रहे हैं रैडिको खैतान, तो बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है आपको। जुबिलियंट फूड वर्क, डोमिनोज पिज्जा जिसका आता है, हरी भारतीय, शाम भारतीय, ये हिंदुस्तान टाइम्स वालों का है ग्रुप कंपनी। जीडीपी 7% ग्रो कर रहा था, इनकी कंपनी 17% ग्रो कर रही थी। 550 का भाव था इनका 2017 में, फिर 1600 हुआ, अभी 3000 चल रहा है इस समय। 3000 के भाव को पार कर गया 2021 में। ये 4 साल में 43% का रिटर्न दिया, यानी कि लगभग 1.5 साल में पैसा डबल कर देती है कंपनी। ये कैसे है, इसके पीछे फैक्टर क्या था? देश की ग्रोथ रेट नहीं, कंपनी की ग्रोथ रेट देश की ग्रोथ रेट से काफी आगे हो। साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको। अगर डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो भाई मेरे एक लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट भी हैं, मैं आपके बारे में उसके बारे में बताऊंगा आपको। रविंद्र भारती हैं, ये भी शेयर मार्केट में अच्छा काम करते हैं और इनको मैंने बहुत सालों से ट्रेन कर रहा हूं। ये मेरे लीडरशिप फनल में भी आए, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में भी आए, अभी ये बीसीपी भी अटेंड कर रहे हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। इनके यूट्यूब चैनल है, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूं। वहां पे आप डिटेल में अटेंड करिएगा, लेकिन आज आपको लंबा ऐसा वीडियो देने वाला हूं कि जब मैं दे रहा हूं तो उसमें क्रेडिबिलिटी है। विवेक बिंद्रा देंगे ना तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं, गैस नहीं। आइए शेयर मार्केट के लिए तीसरी स्ट्रैटेजी समझते हैं। लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी का मतलब क्या है? लंबी टिकेगी कि नहीं, रुकेगी नहीं कि नहीं, ये लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी की लीडरशिप कौन है, मैनेजमेंट कौन है, उसको ड्राइव कौन कर रहा है। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ बस आईएम का ठप्पा लगाए, सीईओ है तो चला जाएगा। ना ना ना, लीडरशिप को समझो कि क्वालिटी मैनेजमेंट होगी तो क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, कस्टमर सर्विस अच्छी होगी, ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन सब अच्छा होगा। हर्षद मेहता के स्कैम में आपने क्या देखा? एसीसी की सीमेंट में लीडरशिप वही थी, मार्केट में कुछ भी हलचल नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 200 रुपए का भाव बढ़ाते 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 200 से 9000 रुपए ले गए और ना कंपनी में कोई ऐसी कोई खास ट्रेंड थी, ना फंडामेंटल चेंज हुआ था, ना लीडरशिप चेंज हुई थी, ना टॉप लाइन बढ़ी थी, ना बॉटम लाइन बढ़ा था। बस ऐसे ही बढ़ता चला गया। इसको बोलते पंप एंड डंप, कि हर्षद मेहता पहले पंप करके ऊपर ले जाते और उस भाव पर जाकर के बेच के डंप कर देते, नीचे आ जाता। इसलिए बहुत लोग बर्बाद हुए थे, क्योंकि फंडामेंटल नहीं सीखे उन्होंने। लीडरशिप में आप क्या चेक कर सकते हो? आप थोड़ा उसके बारे में, आदमी के बारे में रिसर्च करो कि उसने कोई एंट्री बैरियर बनाया, उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसके ऊपर कोई कोर्ट में केसेस तो नहीं चल रहे हैं, वो इन्वेस्टर के पैसों से कोई खिलवाड़ तो नहीं करता है, उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी इशू तो नहीं है, सेबी का या आरबीआई का कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है। तीसरा, उसकी आप मैनेजमेंट की फोरकास्ट देखो कि वो क्या फोरकास्ट कर रहा है, कहां पहुंचेगा, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। चौथा, आप देखो कि वो रेम्यूनरेशन सीनियर मैनेजमेंट को जो, अच्छा दूसरों के रेम्यूनरेशन के पहले उसकी खुद की चेक करो। वो सैलरी अलाउंस और जो परक्विजिट होते हैं वो उसके बहाने से खूब ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट मिल नहीं रहा है शेयर होल्डर को और वो अपनी तनख्वाह के नाम पे और अपनी अलाउंस के नाम पे बहुत मोटा पैसा निकाल के लेके जा रहा है, हर साल बढ़ा रहा है, हर साल बढ़ा रहा है। तो उसका मतलब ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। या फिर जब भी कोई एनालिस्ट कॉल होती है, इस तरह जो लिस्टेड कंपनी है इनमें एनालिस्ट कॉल होती है,
आपको जवाबदेही होती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अपनी रिपोर्ट पे जवाब देना पड़ता है एनालिस्ट कॉल में कि भाई क्यों हुआ इस कंपनी में। तो क्या प्रमोटर यानी कि मालिक यानी कि मैनेजमेंट इन एनालिस्ट कॉल पे अवेलेबल थी या नहीं थी, चेक करो। वो हर बार कंटिन्यूसली रेगुलरली जवाब देने को तैयार है, तो इससे पता चलता है कि सिंसियर भी है, सीरियस भी है, हर क्वेरी को आंसर करेंगे। छठा चीज देखो, कई मैनेजमेंट जो है, जो ओनर है कंपनी का, ऐसा बहुत होता है, सुनते हैं ना आप, माल्या का घोटाला, इसका घोटाला, उसका घोटाला, सबके नाम नहीं लूंगा, पर इनमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैं हूं, मेरे मामा का लड़का भी है, मेरे चाचा का लड़का भी है, मेरे ताऊ का लड़का भी, मेरी बुआ का लड़का भी है, मेरी मेरी किसी पड़ोसी की लड़की भी है, ये सबको मैंने कंपनी में साथ में वेंडर के रूप में लगा लिया। इनका बिल आता है, इनको पेमेंट करता हूं और इनके अकाउंट से पैसा वापस ले लेता हूं कमीशन देके उनको। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ये बेसिकली फ्रॉड है। ये पैसा साइफन करने का तरीका है कि ऐसे तो कंपनी से पैसा निकाल नहीं सकते, नकली बिल रिश्तेदारियों में जनरेट किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं, आपस में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में। तो ये थोड़ा चेक करना आना चाहिए, ये सब चेक किया जा सकता है। आपको थोड़ा और सिखाएंगे, इसके तरीके सीखना चाहते हैं, मुश्किल नहीं है। आज डिटेल में देने का मेरा मन है, क्योंकि मैं आपको गैस देता नहीं, एक बात रिपीट करता नहीं, बढ़िया दूंगा। मैनिपुलेशन इन अकाउंट चेक करो कि अकाउंट से मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा। इनका ऑडिटर कौन है? बिग फोर है क्या? अर्नस्ट एंड यंग है, केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, कौन है? अच्छा इनके पास है क्या ऑडिटर इस समय? और इनकी लीडरशिप में अट्रिशन कितना है? क्या लोग बार बार छोड़ के भाग जाते हैं टॉप लीडरशिप में, या लीडरशिप कंपनी में बहुत जुड़ाव महसूस करती है, अपनापन महसूस करती है लीडरशिप कंपनी के अंदर? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि अपने पर्सनल शेयर को बार बार प्लेज करके, अपने शेयर्स को प्लेज करके बाहर से उधार ले रहा हो, वो भी दिक्कत है। इसके अलावा चेक करिए कि मैनेजमेंट ईमानदार कितनी है। अगर मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी नहीं है, टॉप लीडरशिप में इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी की कमी है, यानी कि वो बार बार चोरी चकारी और शॉर्टकट और ये सब चीजें अपनाते हैं, तो आपके प्रोडक्ट में कितना भी मार्जिन क्यों ना हो, शेयर होल्डर की जिंदगी बर्बाद। क्योंकि जिस व्यक्ति, जब मैनेजमेंट ही ईमानदार नहीं है, तो कितना भी मार्जिन क्यों ना हो कंपनी में, कोई भी मार्जिन आपको बचा नहीं सकता है। बेईमान आदमी के सामने पर पूरी दुनिया का पैसा भी कम पड़ जाता है। तो मैनेजमेंट बहुत कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और पैशन होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई। जैसे आप चेक करते हैं डी मार्ट के जो राधा कृष्ण दमानी है, कितना उनको हमेशा कितना इंटेग्रिटी उनकी हाई मानी जाती है, और 700 रुपए का भाव पर 2017 में था, आज 3300 रुपए पे चल रहा है कि नहीं? यानी कि 40% का रिटर्न दे रहा है। जहां कहा एफडी 4%, 5%, सही कंपनी में पैसा लगाना आ जाए आपको, तो 4% की जगह आपका रिटर्न 40% हो जाता है। हर 2 साल में डीमार्ट ने अपने सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करके दिया। डीमार्ट में मैं पूरी केस स्टडी बना चुका हूं यूट्यूब पे, आपको प्रार्थना भी करूंगा जाके उस केस स्टडी को देखिए, क्योंकि वो काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राधा कृष्ण दमानी हमेशा देश के टॉप 5 सबसे अमीर, टॉप 10 अमीर लोगों में इनका नाम है, लेकिन फिर भी लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। उनके बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो देख लीजिएगा मेरा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और उनका 460 रुपए का स्टॉक प्राइस जो था, कॉम्पिटेंट लीडरशिप है, तो आज 2100 रुपए का हो गया। 4 साल में 40% के आसपास का उन्होंने ग्रोथ दिया, हर साल पैसा डबल कर देते हैं। 38.5% का ग्रोथ दिया रिलायंस ने अपने सारे शेयर होल्डर को। जितने लोगों ने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया, सबके सब काफी अमीर हो गए हैं, सबने बहुत पैसा बचा लिया, कमा लिया है। तो उसका कारण यही है कि अगर लीडरशिप बहुत बुद्धिमान हो, तो लीडरशिप कमा के आपको ले जाएगी। जैसे बजाज फाइनेंस, राहुल बजाज, उनकी कंपनी देखो 2017 में 1350 पे थी, आज 2021 में 5500 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रही है। 4 साल में इसने भी 35% से ज्यादा का रिटर्न दिया। इसका मतलब हर 2 साल में पैसा डबल कर देता है बजाज फाइनेंस। अगर लंबे समय तक चाहते हो शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी, याद रखिए एक बात, लीडरशिप इज लॉन्जेविटी। प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी? जब लॉन्जेविटी होगी। लीडरशिप इज लॉन्जेविटी। आपकी लीडरशिप कितनी अच्छी है, जो ओनर है वो कितना बुद्धिमान है और ईमानदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ बढ़ाता है। चौथी स्ट्रैटेजी 10 बताऊंगा, बने रहना, सब सीख जाओगे। अगर नए आदमी हो ना शेयर मार्केट में, सब सीखने वाले हो आप। जीरो डेट। कंपनी में कर्जा कितना है चेक करो। ये कंपनी में अगर कर्जा जाए तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर लोन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रॉफिट पे काफी बचता है पैसा आपका। क्योंकि जिन कंपनियों पे कर्जा बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत पैसा वो ब्याज चुकाने में चला जाता है, और प्रॉफिट बेचारे इन्वेस्टर्स को मिल नहीं पाता है। तो देश में ऐसी कई कंपनियां हैं जो कर्ज के कारण बैंकरप्ट हुई हैं, बहुत सारी। भूषण स्टील, 44,000 करोड़ का कर्ज था उसके ऊपर, खत्म हो गया ना भूषण स्टील। लैंको इंफ्रा, ये एक सांसद भी थे हमारे देश में, कौन सी पार्टी के मैं बताऊंगा नहीं, तो 44,000 करोड़ रुपए का लोन था इनके ऊपर। एसआर स्टील, जो शशि रुइया, रवि रुइया, एक समय में भारत के 10 सबसे अमीर लोगों में इनका नाम था, 37,000 करोड़ का कर्जा। आलोक इंडस्ट्री, एमटेक ऑटो, मोनेट इस्पात, जेपी इंफ्रा, ये सब लोगों का 10-10, 15-15, 20-20 हजार करोड़ रुपए का कर्जा, और कंपनी खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि देखो डेट फ्री कंपनी है ना, उसका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग उसको माना जाता है, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर कर्जा है, जो खुद कर्जे में डूबा है, तो दूसरे को प्रॉफिट कहां से कमा के देगा? मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाइए, सर्च बार में डालिएगा मनी कंट्रोल। आप सब जानते हैं मनी कंट्रोल तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों का मक्का मदीना माना जाता है। तो आप वहां जाइए, वहां जाकर के चेक करिए कि अपने स्टॉक से डिटेल सारी
चीज़ों को जरूर चेक करिए। वहाँ पे जो फाइनेंशियल एक ऑप्शन आएगा, फाइनेंशियल ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ बैलेंस शीट का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाकर के आप डेट चेक कर सकते हो कि डेट है कि नहीं है। यहाँ पे आप नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जाकर के शॉर्ट टर्म बोरोइंग चेक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग वही होता है टोटल डेट। अगर कर्जा है तो हमेशा दिक्कत रहेगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऐसी कंपनी है जिसपे 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। ऐसे वैसे बहुत सारी हैं, जैसे डीविस लेबोरेटरी। ये डीविस बहुत अच्छा चली थी। 2017 में 650 रुपए का भाव था, आज 41 रुपए के भाव पे चल रहा है 2021 में। 1 रुपए का कर्जा नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। इसको बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। ये चेक कर लो। 4 साल में ये डीविस लेबोरेटरी ने लगभग 47% का रिटर्न दिया है। इसने 47% का एवरेज रिटर्न दिया, सालाना रिटर्न। आप समझ लो कि पैसे 1.5 साल में पैसे डबल कर देता है डीविस। तो क्यों किया, उसका एक कारण क्या बताया आपको, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। कर्जा ना होने का बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो खर्चा होता है ना, एनी एक्सपेंस जो कि बिजनेस को रन करने की जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, पर कर्जे को, खर्चे को रिड्यूस कर सकते हैं, कर्जे को रिड्यूस नहीं करते हैं। कर्जे को पे करते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं। खर्चे को रिड्यूस करते हैं। हो सकता है अगर मेरा आज खर्चा है कि भाई मेरी इतने सारे प्लांट चल रही हैं, इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतनी मैन पावर है, इतना सामान मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं खर्चे को घटा सकता हूं, कर्जे को नहीं घटा सकता हूं। कर्जा पे करना पड़ता है, आदमी फंस जाता है। तो इसलिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो मैंने आपको बताया, डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि इक्विटी तो है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, लेकिन कर्जदार नहीं है कंपनी। 1100 के भाव पे थी या 3300 के भाव पे है। टीसीएस आप जानते हैं उसका मार्केट कैप कितना बड़ा है, 27% का रिटर्न दिया उसने। हर 2.5 साल में पैसा डबल करके अपने सारे इन्वेस्टर्स को दिया। वर्लपूल ने भी हर 4 साल में पैसा डबल करके दिया है। 1 रुपए का कर्जा नहीं है वर्लपूल पे। 1200 के भाव पे था 2017 में, और आज देख रहा हूं 2021 में 2300 के भाव पे चल रहा है। 4 साल, 4.5 साल में पैसा डबल किया। शेयर मार्केट में पैसा लगाते वक्त यह नियम जरूर बनाएं कि कर्ज में डूबी कंपनी पर भूल के पैसा ना लगाएं। अगर डिटेल्स में इसके बारे में समझना चाहते हो तो मैं बताता हूं आपको। रविंद्र भारती ये मेरे पार्टिसिपेंट है, मैं इनके यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहा हूं आज आपको। मैं नहीं कह रहा हूं किसी का कोर्स खरीदो, कुछ भी करो। आप कह सकते हैं कि आप रविंद्र भारती को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, और खुल के कर रहा हूं। रविंद्र भारती को प्रमोट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो फ्री में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है। मेरे को भी तो आपको कुछ चैनल्स बताने पड़ेंगे ना जहां पे ऑथेंटिक आपको नॉलेज मिल जाएगा। मैं सारा दिन तो शेयर मार्केट के वीडियोस बना नहीं सकता, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे तरह तरह के वीडियोस बनाऊंगा। तो आप भारतीय शेयर मार्केट का हिंदी पे और मराठी में चैनल है, आप जाके देख सकते हैं। और इनका प्रमोशन इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मेरे पार्टिसिपेंट है, हमने इनको ट्रेन करके बिल्ड किया है। पिछले 4-5 साल से हमसे मेंटरिंग ले रहे हैं और ये बड़े अच्छे एसेट लाइट मॉडल पे ये बिल्ड कर पाए हैं। सो इसीलिए चलो 5वीं स्ट्रैटेजी पे आते हैं। पहले प्रमोटर जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसके मालिक का 51% खुद का शेयर होल्डिंग होना चाहिए। प्रमोटर शुड हैव हायर स्टेक इन द कंपनी, एटलीस्ट 51% होना चाहिए, यानी कि उसके पास में पावर्स और राइट्स होने चाहिए जो कंपनी का मालिक है। ऐसा ना हो कि कंपनी के मालिक ने अपनी सारे शेयर बाजार में बांट दिए, अब उसका कंपनी में कोई हक ही नहीं रह गया। तो जिसने विजन बनाया था, जो ओनर था, जो जान लगा रहा था, अब उसकी जान लगाने का मोटिवेशन ही खत्म हो गया ना मेरे भाई। वो क्यों जान लगाएगा, है कि नहीं? आदमी तभी जान लगाता है ना जब उसका क्या है, ओनरशिप है। ओनरशिप, ओनर ही जान लगाता है कि नहीं? सर्वेंट नहीं उतनी जान लगाता जितनी ओनर जान लगाता है। ओनर सब खुद भी लगाएगा, दूसरों से भी लगवाता है। अगर उसकी ओनरशिप ही नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है कंपनी में, उसका हिस्सा ही खत्म, तो वो जान नहीं लगाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि जो कंपनी का मालिक है उसकी 51% अभी भी हिस्सेदारी बची है कि नहीं बची। ये ऐसा तो नहीं कि शेयर बांटता रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा, पैसे लिए खुद गायब हो गया, जो कि कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है नहीं। कंपनी तो पब्लिक की हो गई, अब पब्लिक खुद ही चला ले कंपनी। यही दिक्कत आती है। साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको मैं, हाँ, कि प्रमोटर कंपनी पे तभी फोकस करेगा, उसके हर एक्टिविटी पे ध्यान देगा, रिव्यूज पे ध्यान देगा, अपने विजन को ड्राइव करेगा। 51% होने से वो दूर की सोचता है, इन्वॉल्व रहता है। 7 घोड़े अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो पूरा रथ उलट जाएगा, लेकिन वो एक डिसीजन देके सारे घोड़ों को एक ही दिशा में चला पाता है, डिसीजन मेकिंग लेता है। यूजुअली इन्वेस्टर कंफर्टेबल होते हैं अगर प्रमोटर का 50% हो, लेकिन ये रूल नहीं है। अगर और ज्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। और कभी कभार प्रमोटर अगर बाजार से अपने शेयर वापस खरीद रहा है, और अच्छा साइन है कि वो कह रहा है मेरी शेयर होल्डिंग आज 45% है, मुझे 60 करनी है, बाजार से खुद ही ले लेता है। इसका मतलब क्या, उसको पता है कि कंपनी आगे बढ़ने वाली है। इसका मतलब वो जानता है, अंदर की बात उसको मालूम है कि आज वो 45% पे है, मैं कंपनी के 60% ले लेता हूं, इसका भाव आगे चल के बढ़ेगा, उसको पहले से ही है। तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। पीडीलाइट इंडस्ट्री देखो, भरतपुरी की, जो फेविकॉल वगैरह बनाते हैं, कहां पूरा मार्केट शेयर इन्हीं का तो है। हाँ, फेविकॉल का कौन है कंपटीशन? फेविकॉल के आपको नाम याद करना मुश्किल होगा। आज भी भरतपुरी के 70% कंपनी की मालिकाना खुद का है, उसका सारा शेयर उसने बेटे बात, ऐसा नहीं है कि मतलब बंदर बाट की तरह खत्म कर दिए हों।
और उसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया उसने 10 साल में, वो 25% का दिया, यानी कि हर 3 साल में पैसा डबल करके दिया अपने हर इन्वेस्टर को। जिसने जिसने पीडीलाइट का फेविकॉल का शेयर लिया था, हर 3 साल में अपने पैसे को डबल किया। पैसा डबल करना एक अच्छा मैं उसको मान रहा हूं, एक ऐसा फैक्टर मान रहा हूं जिससे आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। पैसा डबल किया, कितने साल में डबल किया? 7 साल में किया, 2 साल में किया, 10 साल में किया, 20 साल में किया। इससे आपको अच्छा लगता है कि समझ में आता है। जैसे एक सेरा सैनिटरी वेयर, ये सोमानी फैमिली जो है, विक्रम सोमानी, उसकी प्रमोटर होल्डिंग 55% है, अभी उसने रखी है अपने पास। 51% से ऊपर होना जरूरी रहता है। 10 साल के अंदर उसने 30% का हर साल रिटर्न दिया है, यानी कि 2.25 साल में उसने अपने पैसे को डबल करके दिया सारे के सारे इन्वेस्टर्स को जिसने उसने पैसा लगाया। बर्जर पेंट में जो कुलदीप सिंह ढींगरा उसके मालिक हैं, सबको पेंट लगा रहे हैं, 10 साल में उन्होंने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया, 31% का रिटर्न दिया उन्होंने। हर 2.25 साल में पैसा डबल किया है। उनकी 75% होल्डिंग खुद के पास है, यानी कि अभी मालिक है वो कंपनी के, 75% शेयर अभी उन्हीं के पास है। तो इसलिए वो पूरा जोर लगा रहे, पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर शेयर बाजार में कंपनी के साथ चाहते हैं लंबी पारी चाहिए, अगर लंबी पारी चाहिए तो प्रमोटर के पास 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। छठा स्ट्रैटेजी, आप ऐसा करो, चेक करो कि पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि फाइनल मुनाफा, यानी कि नेट प्रॉफिट, उसका हर साल 25% बढ़ना चाहिए। अगर पिछले साल नेट प्रॉफिट 100 करोड़ था तो इस साल 125 करोड़ होना चाहिए। अगर पिछले साल 500 करोड़ था तो 500 करोड़ का 25%, यानी कि 125 करोड़ और बढ़ के इस साल 625 करोड़ होना चाहिए। चेक करो, हर साल 25% प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी में अंदर खाते सब ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। हर साल क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब सब ठीक है अंदर, तो उसे पैसा लगा सकते हो। ट्रेंड मिल गया आपको, जब ट्रेंड मिल जाता है ना तो आप ट्रेंड पे पैसा लगा सकते हो। जब भी आपको ना खाली टिप पे पैसा नहीं लगाना है, ट्रेंड पे लगाना है। जब कंपनी के स्टॉक खरीदो तो 4 साल के नेट प्रॉफिट, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के नेट प्रॉफिट को एनालाइज करो। अगर 25% बढ़ रहा है, यानी कि टोटल रेवेन्यू जितना पैसा आया उसमें टोटल खर्चा जितना पैसा गया माइनस कर दो, और जो प्रॉफिट आया वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। टाइटन ग्रुप है, टाइटन ग्रुप 2020 में उनका प्रॉफिट 346 करोड़ था। इस साल जब 2021 में उनका प्रॉफिट 564 करोड़ था, 62% ग्रोथ हुआ। तो जो उनका पिछले साल 1000 पे उनका शेयर मूव कर रहा था, वो इस बार 1600 पे किया। 60% उनका भाव बढ़ गया अपने आप ही, तो 60% का रिटर्न हो गया। तो वैल्यूएशन जो है ना, इट इज स्लेव ऑफ अर्निंग। कितने का मार्केट में वैल्यूएशन देगा उसको, वो कितना कमा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट चेक करो भैया। टाइटन कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया और बड़ा अच्छा मार्केट में भाव भी बढ़ा। तो जिसने बेचारे ने 1 लाख रुपए लगाया था, 1 साल में उसका पैसा 1,60,000 रुपये हो गया। बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया टाइटन ने। ये ना प्रॉब्लम ये आती है कि शेयर बाजार में लोग आपको ना असली बात नहीं बताता है कोई। क्यों? क्योंकि उनको ना बीच में कमीशन बाजी होती है, 2% उनको ब्याज मिलता है। इस चक्कर में आपका पैसा इधर भी लगवा दे, उधर भी लगवा दे, यहां भी लगवा दे, वहां भी लगवा दे। राइट ट्रेनिंग होती नहीं है। हर आदमी को 1%, 2% ब्याज है, वो बार बार लगवाना चाहता है, क्योंकि आपने सही जगह लगा दिया तो आप चुपचाप बैठ जाओगे टाइट होके। इसलिए वो चाहता है आपको बार बार हलचल में रखे, कुछ ना कुछ लगवाता रहे, निकलवाता रहे, कमाता रहे, लगवाता रहे सर। लेकिन आप बढ़िया कंपनी में लगा लिया आपने। ये फिल्टर मैंने आपको बताया, आप ये फिल्टर चेक कर लेना और इसकी हिस्ट्री खोल के चेक कर लेना। नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे मिल लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब इस फिल्टर के बाद हर आदमी को 24 से 30% की गारंटी रिटर्न आ जाएगी अपने आप। ये फिल्टर लगाने आने चाहिए आपको। ये सारे फिल्टर आजकल अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है कि नहीं? आप वर्ल्ड पूल को देखो, 92 करोड़ से 130 करोड़ पे आया, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा उसका, प्रॉफिट बढ़ते ही ग्रोथ 41% हुआ उसका, देखा भाव भी बढ़ गया उसका। ये आपका जो भाव बढ़ेगा वो भाव किससे बढ़ता है? प्रॉफिट का बड़ा रोल है। ऐसी ही कंपनी थी सिंजीन इंटरनेशनल, ये यहां कोई जॉनथन नाम के एक जेंटलमैन 120 करोड़ से 160 करोड़ पे गए एक साल में। प्रॉफिट के अंदर 33% बढ़ा उनका, तो उनका पीछे भाव भी बढ़ गया। 2020 में 330 रुपए का भाव था, आज 580 का भाव है। अच्छा ग्रोथ दे रहा है ये भी। किसी कंपनी से आपको प्रॉफिट चाहिए, जब आपको प्रॉफिट चाहिए परमानेंट, और अगर आपको चाहिए, खुद को चाहिए प्रॉफिट परमानेंट, तो नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए 25%। परमानेंट परसेंट मिलते जुलती बात हो गई तो आप ये देखो 25% से ग्रोथ होना चाहिए। और इसको डिटेल में समझना है तो इसकी ट्रेनिंग अटेंड करो, लर्निंग लो, आप इसके बारे में सीखो। नहीं सीखोगे तो बात नहीं। मैं भी सीखता हूँ, खूब लर्निंग्स लेता हूँ, खूब लर्निंग्स देता हूँ। वहीं से बात बनती है, मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक ट्रेनर नहीं हूं। आज एक बहुत बड़ी, बहुत लार्ज सेटअप की एक ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर रहा हूं, एज ए सीईओ उसको चला पा रहा हूं, क्योंकि बिजनेस एक्यूमेंट है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, तभी आप ड्राइव करते हैं। सातवां फिल्टर जो ध्यान दे, कंपनी का रेवेन्यू और उनकी यूनिट सेल्स, ये दोनों बढ़नी चाहिए। कम से कम 10 से 15% रेवेन्यू भी बढ़े, यूनिट सेल्स भी बढ़े। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? जो टोटल सेल हुई है कंपनी में, हाँ, जो टोटल माल बेचा है, वो इस साल 100 रुपए का बेचा है, तो अगले साल 20% 120 रुपए का बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं?
अगले साल 120 की कमाई होनी चाहिए, इस साल 100 की हुई है तो। लेकिन इसमें एक और चक्कर है, ऐसा नहीं हो कि खाली प्राइस बढ़ा दिया तो 100 का माल 120 में बिक गया। ये भी चेक करना है यूनिट सेल्स भी बढ़ रही हो। यूनिट सेल्स का मतलब क्या है? देखो इनका 100 रुपए का ही माल बिकता है जी हर साल, तो वेरी गुड। तो फिर इस बार 120 कैसे हो गया? उन्होंने क्या किया जी, 10 रुपए की चीज 12 रुपए की कर दी, तो 100 रुपए का 120 हो गया। प्राइस बढ़ाना नहीं, केवल यूनिट भी। अगर दोनों चीजों से बढ़ रहा हो तो और अच्छी बात है। यूनिट का मतलब है पिछले साल 1 लाख गाड़ी बेची, इस साल 1,20,000 गाड़ी बेची, 20,000 गाड़ी भी फालतू बेची। तो रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए और यूनिट जितनी आइटम बेच रहे हो वो आइटम भी बढ़नी चाहिए। जब ये आइटम भी ज्यादा बिक रही है और पैसा भी ज्यादा आ रहा है, तब ये कंफर्म हो जाएगा हाँ इसमें कोई झोल नहीं है बीच में। नॉन ऑपरेशनल इनकम नहीं कह रहे, ऑपरेशनल इनकम जो धंधे से इनकम आती हो। कई इनकम कैसी है? प्रॉपर्टी बेच दी, इनकम आ गई, वो दिखा दिया जी, है जी, ताकि भाव चलता रहे। आपने ऐसा कुछ कर लिया, कर्जा ले लिया, इनकम आ गया, अब इसको इनकम की तरह बाई चांस ट्रीट कर लिया, तो अब आम आदमी के समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये कि भाई ये पैसा कहां से आया कंपनी में, आप इसको सीख सकते हो, आप इसको बैलेंस शीट में देख सकते हो। और इसको जब जैसे चेक करोगे कि दोनों चीजें ग्रो कर रही है, जैसे मारुति है, मारुति ने 2014 में 10 लाख गाड़ी बेची, 2015 में 11 लाख गाड़ी बेची, 2016 में 13 लाख गाड़ी बेची। हर साल गाड़ी भी ज्यादा बेची और हर साल 10% 11% गाड़ी भी ज्यादा बेची और हर साल रेवेन्यू भी ज्यादा हुआ। रेवेन्यू ज्यादा हुआ, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी ज्यादा बेच के रेवेन्यू ज्यादा हुआ तो कंफर्म हो गया कि मारुति ठीक चल रही है भैया। 50% मार्केट शेयर लेकर के बैठी हुई है। जो 1250 का उसका स्टॉक प्राइस हुआ करता था, वो 2017 में 6500 पे गया, लगातार बढ़ता रहा है मारुति। 6 साल में लगभग 30% का आसपास रिटर्न दिया था पीछे मारुति ने, और 2.5 साल में पैसे को डबल कर था। तो उसकी शेयर की कीमत आसमान चढ़ेगी जिस कंपनी की सेल हर साल 10-15% 20% बढ़ेगी। आसमान चढ़ेगी 20% अगर सेल बढ़ेगी। ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं, इन सिंपल फॉर्मूलाज को याद रखिए। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, गोदरेज के बहुत कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं। निसाबा गोदरेज उसकी 6%। ये 2020 में 9,057 करोड़ का 9,057 करोड़ का टर्नओवर था। 21 के अंदर ये 11,000 करोड़ का 11,000 करोड़ हो गया टर्नओवर। तो टर्नओवर बढ़ा, 22% बढ़ा, 20-22% टर्नओवर बढ़ गया। जैसे ही बढ़ा उसका स्टॉक प्राइस भी अपने आप बढ़ने लग गया। तो टर्नओवर भी बढ़ना चाहिए और यूनिट, जितना माल बेचा, तेल कितना बेचा, 1 लाख बोतल बेचा, इस साल 1,20,000 बोतल बेचा। ये दोनों चीजें कंफर्म होते ही आपको आसान हो जाएगा। सफल इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में होगा जिस कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स रेवेन्यू दोनों का 20% तक होगा। ये दोनों को बढ़ना चाहिए, दोनों। और अगर डिटेल्स इसके बारे में समझना चाहते तो और लर्न करिए, इसको सीखिए। हमने भी शेयर मार्केट के कोर्सेज बनाए हैं, और अगर फ्री में अटेंड करना है तो भारतीय शेयर मार्केट के मैंने आपको चैनल बताए थे, ये चैनल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आप इसको जाके सब्सक्राइब करके थोड़ा सीख लो। और 8वीं स्ट्रैटेजी, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब है आपकी कंपनी में हर साल जो कैश आता है, ऐसा नहीं माल बेच रहे हो उधार पे बेचते जा रहे हो, कैश आ नहीं रहा। 20% कैश फ्लो हमेशा बढ़ना चाहिए, हर साल 20% कैश फ्लो बढ़ रहा हो। जिस कंपनी का जाके चेक कर लो, इसके तरीके सिखा देंगे आपको कैसे चेक करना है जाकर के। ये ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी में फोन करके पूछना, कंपनी झूठ बोल देगी। ये चीजें पब्लिकली अवेलेबल है, लिस्टेड कंपनी का डेटा अवेलेबल होता है। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब क्या है कि जो बिजनेस से कैश आता है, इसको बोलते हैं ऑपरेशंस का कैश। कंपनी में कैश 3 तरह से आता है। माल बेचा तो कंपनी में कैश आया। दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट से कैश आता है। आपने अपनी एसेट बेच दी, म्यूचुअल फंड बेच दिए तो भी कैश आ गया। आपने अपनी गाड़ी बेच दी, अपनी बिल्डिंग बेच दी, मकान बेच दी तो भी कैश आ गया। तीसरा है लोन ले लिया तो कैश आ गया। 3 प्रकार से आता है। हम कौन से कैश की बात कर रहे हैं? हम बिजनेस से कैश की बात कर रहे हैं। लोन के कैश की बात नहीं कर रहे, अपने घर बार को बेच के कैश लाना उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो जेन्युइन कैश है वो बिजनेस से आता है। अगर बार बार लोन लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब तो कोई लफड़ा है भैया। इसका मतलब कोई दिक्कत भी हो सकती है कंपनी में, तो उसको चेक करना चाहिए। इसे मैं बता रहा हूं 10 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, ये 8वीं चल रही है। बहुत ज्यादा ऐसा बोरो ना करना पड़े, जरूरी है। डॉक्टर रेड्डी लैब, ये कलाम सतीश रेड्डी की कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी लैब। ये कलाम अब्दुल कलाम नहीं है, कलाम सतीश रेड्डी इनका नाम है। 2020 में 4,000 रुपए के भाव पे चलता था ये, 2021 में 5,000 का हुआ, 25% की इसने रिटर्न दी। क्योंकि इसका नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3,000 करोड़ था, वो 3,600 करोड़ हुआ। तो उसका सीधा सीधा असर आया कि भाई धंधे से 3,000 करोड़ का कैश आया था और धंधे से 3,600 करोड़ का कैश आया इस बार। तो कितना बढ़िया आप कैश फ्लो इंप्रूव कर रहे हैं। देखो 3 अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है सीजीपी बोलते हैं इसको। सी का मतलब है कैश, जी का मतलब है ग्रोथ, मतलब सेल कितनी हो रही है, और पी का मतलब है प्रॉफिट, मतलब फाइनल बचता कितना है जेब में। यह हो सकता है कि आप सेल कराओ लेकिन उधार में कराओ, कैश नहीं आया। यह हो सकता है कि आपका कैश तो आ रहा है पर सेल नहीं बढ़ रही, तो ग्रोथ नहीं हो रही। यह हो सकता है आपके पास कैश भी आ गया, सेल भी बढ़ रही है, लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा है क्योंकि आपको सही दाम नहीं मिल रहा बाजार से। तो कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट, ये तीनों होने चाहिए आपके पास में,
है कि नहीं? जब ये तीनों रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाई आप ठीक रहेंगे। ये मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सारे बताएंगे। सीजीपी, ये सीजीपी ट्रिनिटी है, ये ट्रायंगल है, ये मैं सालों साल से सिखा रहा हूं। और यही चीज भारती ने चेक करी जाकर के, और जब इसने भाई ने चेक करी तो क्या हुआ, आज आप देख रहे हैं कि ये हजारों लाखों लोग इससे भाई से सीखने आते हैं। कई लोगों को सिखा भी चुके हैं ये। एशियन पेंट्स है, आप एशियन पेंट्स को जाकर चेक करो, चोक्सी इनकी कंपनी के चेयरमैन है। 1800 के भाव पे चल रहा था ये 2020 में, इस साल 2600 पार कर गया था। 1800 से 2600, 44% का रिटर्न हो गया, क्योंकि पहले 3000 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, इस साल 3700 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब है एक साल में कितना कैश गया, एक साल में कितना कैश आया। तो यानी कि 3700 करोड़ का कैश आया इनके पास एक साल में। तो ये जो पैसा होता है ये धंधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। नौवीं चीज, नौवां फिल्टर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को चेक करो, 20% से ज्यादा होनी चाहिए। ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सुना था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इजी कर देता हूं। मेरे चैनल पे आए हो आप, कुछ मुश्किल नहीं छोड़ूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? टोटल कैपिटल, ये कर्जे से लिया हुआ पैसा और जो मेरे शेयर होल्डर है उनसे लिया हुआ पैसा, इन सबको जब जोड़ लेते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। और इस कैपिटल को लगा के एक साल धंधा किया, समझो 100 रुपए की मेरी कैपिटल हो गई, 50 रुपए मैंने कर्जे से लिया, 50 रुपया हम सब कंपनी के ओनर्स का है, तो हमने मिला के 100 रुपए से धंधा किया। 100 रुपए से धंधा करके अब मैंने इस पे 20 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, इसको बोल दिया कि 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 20 रुपए से ज्यादा होना चाहिए हर साल। मेन मुद्दा ये है कि कर्जे का पैसा हो या शेयर होल्डर का पैसा हो, दोनों के पैसे को जोड़ लो। दोनों के पैसे को जोड़ के अगर वो 1 लाख रुपए है हमारे पास, तो 1 लाख पे 20,000 रुपया ऊपर से फाइनल मुनाफा साल के एंड में होना जरूरी है। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्जे के पैसा और इन्वेस्टर के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका कम आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है प्रॉफिट को डिवाइड कर दो इक्विटी से और लॉन्ग टर्म डेट से, इन दोनों से मिलकर जब डिवाइड करोगे, मैंने साधारण भाषा में समझाया है, फॉर्मूला में अभी मत घुसिए, जब धीरे धीरे और सीखते जाएंगे चीजें समझ में आएंगी। अभी स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूं। नेस्ले कंपनी देखो, अब सुरेश नारायण इसके चेयरमैन है कंपनी के इंडिया में, 139% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया इसने। यानी कि इनके पास 100 रुपया था, एक साल सबका मिला के सबका जोड़ के उससे 139 रुपया कमा लिया इन्होंने। बहुत अच्छा किया, 20% होना चाहिए था, 139 कर लिया। इसी कारण अगर आप देखोगे 6600 के भाव पे ये ट्रेड कर रहा था बाजार में, आज 18,000 का भाव हो गया इसका। 4 साल में इसने बहुत बड़ी ग्रोथ दी है, 2.5 साल में पैसा डबल करके दिया अपने सारे के सारे जितने इसके इन्वेस्टर्स थे। टीसीएस बहुत बढ़िया काम करता है, एक तो कोई कर्जा नहीं लेता, और जो भी रिटर्न ऑन कैपिटल, जितना भी कैपिटल इसके पास है उस पे 50% के आसपास रिटर्न दे रहा है। इसीलिए 1100 के भाव से 3300 के भाव पे आ गया है, बड़ा अच्छा ग्रोथ दिया है सबको। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, पर अब ये थोड़े मुश्किल फॉर्मूलाज हैं जो अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं कह रहा था कि आप अच्छे यूट्यूब चैनल्स पे जाइए, वहां जाके सीखिए। फाइनली 10वां दे रहा हूं, ये बड़ा काम का, रिटर्न ऑन इक्विटी इजी कर देता हूं आपको। ये भी 15% होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी में मतलब इसमें कर्जे का पैसा नहीं है, ये केवल इन्वेस्टर्स का पैसा है, इसमें कोई डेट नहीं है, लोन नहीं है, शेयर होल्डर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया फंड। और जो शेयर होल्डर, जैसे कोई शेयर होल्डर होता है, कोई 2% शेयर ले लेता है आपकी कंपनी का, कोई 1% शेयर ले लेता है, आपको पैसा दे देता है, या स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर खरीद लेते हो, शेयर होल्डर हो गए। या आपके चाचा ने भी पैसा लगा दिया कंपनी में, ले बेटा 20% पैसा मेरा डाल दे कंपनी में। रिश्तेदार भी कर सकते हैं, बाजार में भी हो सकता है, कोई वेंचर कैपिटल हो सकता है, प्राइवेट इक्विटी हो सकता है, और उनके पैसे पे 15% का ग्रोथ होना चाहिए। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको आजकल वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है। इसके लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब फ्री में अवेलेबल है। शुरुआत कर दो, सीखना शुरू कर दो, फ्री में सीखने को मिल जाएगा, बिना पैसा लगाए सीखने को मिल जाएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब हुआ कि भाई इसमें फाइनल प्रॉफिट को मैं शेयर होल्डर की इक्विटी से डिवाइड करके देख लूं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। एशियन पेंट्स को चेक करो, ये 48% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, तो इसीलिए 500 के भाव से 2600 के भाव में पहुंच गया। ये बहुत अच्छा काम किया इसने भी। डाबर अमित बर्मन की कंपनी है, ये भी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी 23% दे रही थी, 100 रुपए में डील कर रहा था, ठीक ठाक किया इसने, 100 से 580 पे गया। मैं सारे के सारे एग्रेसिव कंपनी नहीं दिखा रहा हूं आपको। डाबर ठीक ठाक ग्रो करी है, 17% ग्रो करी है डाबर। ऐसा नहीं कि हर एक दिखा दूं आपको 30% 40%। डाबर का ग्रोथ 17% हुआ है पिछले 2011 से समझो आप 2021 तक। तो अब ओवरऑल समझते हैं, सेंसेक्स भी तो ग्रो कर रहा है, आप सेंसेक्स पे भी पैसा लगा सकते हो। 2011 में सेंसेक्स 19,000 पे चल रहा था, आज 2021 में 50,000 पे चल रहा है, तो सेंसेक्स ग्रो किया। आप सेंसेक्स से पैसा लगा दो कि 19,000 से 50,000 हो गया भैया 10 साल के अंदर, है कि नहीं? 10 साल में सेंसेक्स 10% का ग्रोथ दिया,
कितना ग्रोथ दिया? हर साल 10% का ग्रोथ दिया सेंसेक्स ने। तो सेंसेक्स पे पैसा लगा दोगे तो आप भी 10% ग्रो कर जाओगे। लेकिन अगर अच्छे इंडिविजुअल कंपनी पे लगाना सीख गए तो आपको 10% नहीं, आपको एवरेज रिटर्न 22, 24, 26% तक मिल सकती है आराम से। तो ये फर्क है। सेंसेक्स पे लगाना भी सेफ है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सही स्टॉक चूज करके लगाया तो आपको बाजार में जो रिटर्न 4, 6, 8, 10, 12% होते हैं वो अपने आप 24, 26, 28% तक मिल जाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग चाहते हैं कि शेयर मार्केट में आज पैसा लगाया है और कल डबल होके मिल जाए, परसों डबल होके मिल जाए। वो लालच है और वो खतरनाक हो जाता है, वहां से बात बनती नहीं है। और ये सब बातों में भी आपका ब्रोकर आपको सही बात नहीं सिखाता है। आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर, आपका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका वेल्थ मैनेजर, उसके कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि उनको ना 2% कमीशन मिलती है इसमें। आपसे 100 रुपए लगवाते हैं तो 2 रुपए उनका हो जाता है, उसमें 1 रुपया उनका हो जाता है, कहीं 50 पैसे, कहीं 1 रुपया, कहीं 2 रुपया, अलग अलग चीजों में अलग अलग है। तो इसीलिए वो ये चीजें छुपी रहती हैं, ये फंडामेंटल्स नहीं मिलते हैं आपको। जो मैंने 10 फंडामेंटल दिए हैं अगले कई सालों तक काम आएगा। ये आपको एक्सपर्ट आदमी को भी काम आएंगे और नए आदमी को भी काम आएंगे, जो फंडामेंटल दिए हैं। मतलब ये मैंने आपको ना बिल्कुल लास्ट का मक्खन निचोड़ करके दिया है आपको मैंने। मैं भी अगर शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखता हूं, पढ़ता हूं, मेरे विचार में सब चीजें फ्री में यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पर आपको पता होना चाहिए किससे सीखना है। वैसे मैं जिस रविंदर की बात मैंने करी है, ये महाराष्ट्र के पुणे के पास एक गांव से बहुत गरीब इंसान हुआ करते थे। मतलब गरीब कहने में आर्थिक रूप से गरीब मानिए, गरीब तो नहीं थे, आर्थिक रूप से गरीब मान लीजिए। 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया उनको। 11वीं क्लास से इन्होंने शेयर मार्केट पे काम शुरू किया था। कर्ज में डूबे हुए एक किसान के बेटे थे ये, और ट्रेडिंग की दुनिया में आज अपना नाम कमा रहे हैं। आज ये मेरे साथ में सालों से, कई सालों से मुझसे ट्रेनिंग लेते आ रहे हैं। भारतीय शेयर मार्केट इंस्टीट्यूट भी इन्होंने बनाया। और दिनेश ठक्कर जो चेयरमैन है एंजल ब्रोकिंग के, उन्होंने इनको नंबर 1 स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड भी दिया है। वैसे जी मीडिया से भी इनको कुछ अवार्ड मिले हैं। लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट्स को ये पढ़ा चुके हैं। तो अपना जीवन स्टॉक मार्केट में इन्होंने खपाया, तभी करोड़ों का बिजनेस ये खड़ा कर पाया। सो आप इनके दोनों चैनल देख सकते हो। आप मराठी भाषी हो या हिंदी भाषी, स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिल जाएगी अच्छी खासी। तो ये आप कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में बिजनेस नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए हमने इस समय ना बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज को हमने यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया है। आपको यूनिट समझाता हूं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के साथ। ये दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है। 10 रुपए घंटे से कम के अंदर हम लोग सबको पर्सनल कोच दे रहे हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं, बंडल्ड वैल्यू पैक दे रहे हैं, फाउंडेशनल कोर्स दे रहे हैं, स्पेशलाइज कोर्स दे रहे हैं। हर एक को सेम चीज नहीं, फाउंडेशनल अलग है, स्पेशलाइजेशन अलग है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको 21st सेंचुरी स्किल क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर है 21st सेंचुरी स्किल क्या चाहिए। एक में 16 कोर्स है, एक में 14 कोर्सेज हैं। लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग आइडियाज क्या हो सकते हैं बिजनेस ग्रोथ के, उसमें 12 कोर्स बनाए हमने। बिजनेस अपने सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर हमने लगभग 8 कोर्सेज बनाए। बिजनेस को स्केल कैसे करते हैं उस पर हमने 10 कोर्सेज बनाए हैं। रिटेल बिजनेस के लिए हमने 8 कोर्सेज बनाए। ऑपरेशनल एक्सीलेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 8 कोर्सेज बनाए हैं। फंड रेज करना है, फाइनेंस सीखना है, उसके ऊपर 5 कोर्स बनाए हैं। बिजनेस ऑटोमेट करने पे 6 कोर्स बनाए हैं। अपनी सेल्स को डबल करने में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, मनी मैनेजमेंट के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग पे, एचआर पे, एम्प्लॉय पे, एचआर अगर आप सीखना चाहते हो तो उस पर भी 5-6 कोर्सेज बनाए हुए हैं। ये नंबर को ना स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, 1 मिनट रोक करके वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीन, इस पे फोन करके पता करो कि मैं 8 रुपए घंटे पे, 5 रुपए घंटे पे पर्सनल कोच ले सकता हूं जो मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मेरी मदद करेगा। शेयर मार्केट का ये अब तक का सबसे वैल्यूएबल वीडियो था। इस वीडियो को सबको शेयर कर दो जिनको शेयर मार्केट को सीखना है, समझना है। इसमें मैंने लगभग संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। इसके बाद हर चीज इसी के अंदर कवर हो जाती है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। कमेंट बॉक्स में आपको देखने, आपकी राय जानने आ रहा हूं मैं। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सबसे वैल्यूएबल वीडियो था आज तक का शेयर मार्केट पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को आके सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।